इसलिए अपन यहीं से एक नोट में अब पॉइंट लिखें। नोट में फर्स्ट पॉइंट, देखो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा कि अगर n से 1 में अगर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो फिर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितने मिलेंगे, तो n इंटू n माइनस 1/2। क्लियर है। लेकिन अगर आपको लिखा है ऐसा कि कोई सिंगल आइसोलेटेड एटम, अगर ये सिंगल आइसोलेटेड एटम है, इस केस में अगर इलेक्ट्रॉन n से 1 में जंप करेगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितने मिलेंगे, ये देखते हैं हम। तो चलिए नोट में फर्स्ट पॉइंट लिखें आप कि इन केस ऑफ सिंगल आइसोलेटेड एटम, नोट करें आप कि इन केस ऑफ सिंगल आइसोलेटेड एटम, in case of single isolated atom, if an electron mix transition from n equals to n2 to ground state, then maximum possible radiation equals to n2 minus 1। ये फॉर्मूला है। तो फिर से आप इस स्टेटमेंट को फिर से पढ़ें, तब आपको समझ में आने वाला है। स्टेटमेंट है कि इन केस ऑफ सिंगल आइसोलेटेड एटम, इफ एन इलेक्ट्रॉन मिक्स ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल्स टू n2 टू ग्राउंड स्टेट, देन मैक्सिमम पॉसिबल रेडिएशन इक्वल्स टू n2 माइनस 1। अब देखिए पहले इस लाइन का मतलब क्या है। पहला वाला केस था कि n2 से 1 में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है तो रेडिएशन n इंटू n माइनस 1/2 है। तो वहाँ पे मैंने माना था कि बहुत सारे ऐसी एटम हैं, सब में nth स्टेट में इलेक्ट्रॉन था। लेकिन यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सिर्फ सिंगल आइसोलेटेड एटम है। मतलब ये है यार कि मान लो n इक्वल टू 3 में इलेक्ट्रॉन है, मान लेते चलो 3 में इलेक्ट्रॉन है, 3, 2 और 1। 3 से इलेक्ट्रॉन को 1 में जंप करना है, ग्राउंड स्टेट में जंप करना है। मेरी बात ध्यान से सुनना कि सिर्फ सिंगल एटम है, एक ही एटम है, ठीक। और इस एटम में n इक्वल टू 3 में इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 3 से 1 में इसको जंप करना है तो आप सोचो कि मैक्सिमम पॉसिबल रेडिएशन कितने मिल सकते हैं। देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि ये 3 से डायरेक्टली 1 में जंप कर जाए, राइट। तो इस केस में कितने फोटोन मिलेंगे, सिर्फ 1 फोटोन मिलेगा। क्लियर है। लेकिन अब सेकंड केस क्या पॉसिबल था यहाँ पे कि नहीं, 3 से इलेक्ट्रॉन 2 में जंप करे और 2 से 1 में जंप करे। तो इस केस में आपको एक वेवलेंथ ये मिला और दूसरा वेवलेंथ ये मिला। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन स्टेप वाइज जंप करेगा, मीन्स 3 से 2, 2 से 1 में जंप करेगा, तब आपको कितने रेडिएशन मिल रहे हैं, तो आपको यहाँ पे 2 रेडिएशन मिल रहे हैं, राइट। लेकिन यही अगर 3 से डायरेक्ट 1 में जंप कर जाता तो सिर्फ कितने रेडिएशन मिलते, 1 रेडिएशन मिलता। तो इनमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, 2 है। अब थोड़ा सा स्टेटमेंट पढ़ो कि इन केस ऑफ सिंगल आइसोलेटेड एटम, अगर ये सिर्फ एक ही एटम है, एक एटम में अगर n2 या फिर 3 में इलेक्ट्रॉन है, 3 से 1 में इलेक्ट्रॉन को जंप करना है, तो मैक्सिमम पॉसिबल फोटॉन्स कितने मिल सकते हैं। तो मैक्सिमम पॉसिबल फोटॉन तभी मिलेगा जब 3 से 2, 2 से 1 में जंप करेगा, मीन्स 3 - 1।
आप ऐसे सोचो कि अगर n इक्वल टू 4 में है तो 4 3 2 1, एक ही एटम है, सिंगल एटम है, ठीक। तो 4 से 1 में जंप करना है तो मैक्सिमम कब मिलेगा, जब ये 4 से 3 में जंप करेगा, 3 से 2 में जंप करेगा, 2 से 1 में जंप करेगा। इस केस में आपको कितने रेडिएशन मिल रहे हैं, एक तो ये मिल रहा है, सेकेंड आपको ये मिल रहा है, थर्ड रेडिएशन आपको यहाँ से मिल रहा है। तो 4 से 1 में जंप करेगा तो 4 - 1 3। फिर से देखें, ये फॉर्मूला तब के लिए वैलिड है जब सिंगल एटम है, और इसके ऊपर वाला जो मैंने फॉर्मूला बताया था n × n - 1/2, ये जनरल फॉर्मूला है। जनरल मीन्स बहुत सारे एटम हैं, सारे एटम में n = 3 में इलेक्ट्रॉन है, ठीक। चलिए फिर ऐसे ही सेकेंड पॉइंट, नोट में ही आप सेकेंड पॉइंट लिखें कि इन केस ऑफ सिंगल आइसोलेटेड एटम, इन केस ऑफ सिंगल आइसोलेटेड एटम, सेकेंड पॉइंट लिखिए नोट में कि इन केस ऑफ सिंगल आइसोलेटेड एटम, सेम ऐसे लाइन है, इफ एन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम n2 to n1, ग्राउंड स्टेट जगह पे n1 अगर मैं लिख दूँ, इफ एन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम n2 to n1, then maximum possible radiation equals to, then maximum possible radiation equals to n2 - n1। सेकेंड स्टेटमेंट मैं फिर से बोल देता हूँ कि इन केस ऑफ सिंगल आइसोलेटेड एटम, इफ एन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम n2 to n1, then maximum possible radiation is equal to n2 - n1। क्लियर है इतना, राइट। जैसे आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए अगर 4 से 2 में जंप करना है और एक ही एटम है, सिंगल एटम है, तो कितने मैक्सिमम पॉसिबल रेडिएशन है, 4 से 3, 3 से 2 में जब ऐसे जंप करेगा तब आपको 2 रेडिएशन मिलेंगे। तो 4 - 2, जो मैंने फर्स्ट केस बताया था डेल्टा n × डेल्टा n + 1/2, उस केस में था कि बहुत सारे एटम थे और सब में ही जंप हो रहा था, उस केस के लिए था। चलिए फिर अगर आपको ये समझ में आ गया तो एक प्रॉब्लम लिखते हैं, ठीक। लिखिए आप प्रॉब्लम की, इफ़ एन इलेक्ट्रॉन, अब देखते हैं आपको फॉर्मूला खुद से डिराइव करना है, फॉर्मूला क्या खुद से सॉल्व करना है प्रॉब्लम। तो लिखिए कि इफ़ एन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम, if an electron makes transition from fifth state to ground state, if an electron makes transition from fifth state to ground state, then find maximum possible radiation, then find maximum possible radiation, then find maximum possible radiation. First point, if number of atom is 1, and second problem, if number of atom is 2। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है कि इफ़ नंबर ऑफ एटम इज़ 1 एंड सेकेंड प्रॉब्लम है इफ़ नंबर ऑफ एटम इज़ 2। दोनों केस में आप ज़रा ट्राई करें।
चलिए अपन यहाँ पे देखते हैं फिफ्थ स्टेट है, तो 5 लेट्स से 4 3 2 1। मान लीजिए एक एटम है, इसमें n=5 में है, तो मैक्सिमम पॉसिबल रेडिएशन कब होगा? जब 5 से 4 में जंप करेगा, 4 से 3 में जंप करेगा, 3 से 2 में जंप करेगा, 2 से 1 में जंप करेगा। यहाँ पे कितने मिल गए? 4 मिल गए। फर्स्ट पार्ट का तो आंसर सिंपल था 4, राइट। सेकेंड पार्ट के लिए इफ़ नंबर ऑफ एटम इज़ 2, अगर 2 एटम है तब मुझे सोचना है। देखो मान लेते हैं फर्स्ट एक जो मैं अलग से बना लेता हूँ, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, एक एटम है, मान लीजिए इसमें भी n=5 में इलेक्ट्रॉन है। दूसरा भी एटम है और इसमें भी n=5 में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, राइट। अब मुझे मैक्सिमम पॉसिबल रेडिएशन है, आप मान सकते हो कि पहले एटम में 5 से 4 में जंप किया, 4 से 3 में जंप किया, 3 से 2 में जंप किया, 2 से 1 में जंप किया, राइट। यहाँ पे कितने मिल गए आपको रेडिएशन? यहाँ से तो आपको 4 रेडिएशन मिल ले जाएंगे, राइट। आपको 4 रेडिएशन तो यहाँ से मिल गया यार। अब सोचो जो दूसरा एटम है, ठीक, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है? एक पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि ये भी ऐसे ही 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 में जंप करें। लेकिन अब ये जो रेडिएशन आने वाले हैं तो ये तो मैं काउंट कर चुका हूँ, क्योंकि 5 से 4 में अगर जंप करेगा तो इसका जो वेवलेंथ होगा, मान लीजिए फर्स्ट केस में यहाँ पे वेवलेंथ अगर λ1 है तो इसका भी वेवलेंथ λ1 ही होगा। तो मुझे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेवलेंथ वाले फोटोन काउंट करने हैं। तो 5 से 4 में जंप करेगा तब तो कोई बात ही नहीं यार काउंट करने की। हाँ ऐसा हो जाए 5 से 4 में 4 से 1 में जंप करे तो ये 4 से 1 वाला डिफरेंट है, इस केस में एक मुझे डिफरेंट वेवलेंथ मिलेगा। लेकिन सोचो मैक्सिमम किस केस में मिल सकता है, दिमाग लगाओ। मुझे तो दिख रहा है कि मान लो ये 5 से 3 में जंप करे, ठीक, और 3 से फिर 1 में जंप करे, तो इस केस में क्या होगा कि 5 से 3 वाला अपन काउंट नहीं किए हैं, ये वेवलेंथ डिफरेंट होगा, और 3 से 1 वाला भी, ये भी हमने पहले कभी काउंट नहीं किया है, तो ये भी 5th अलग है, ये भी 6th अलग है। मान लीजिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, तो टोटल नंबर ऑफ रेडिएशन कितने आ रहे हैं? 6 आ जाएंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन है ये 6, ठीक ना। अब याद रखना एक चीज़, बहुत सारे लोग गलती क्या करेंगे, 4 + 4 8 कर देंगे। तो उनके लिए मैं बता दूं कि उन्होंने क्या गलती की। आपने क्या किया, 4 फर्स्ट में, 4 सेकेंड में मिलेगा, लेकिन ये जो आपको 4 जो मिल रहे हैं, आपने जो भी आंसर लाया, मतलब 2 से 1 में रेडिएशन मिल रहा है, 2 से 1 में इलेक्ट्रॉन जंप किया, तो जो इसका वेवलेंथ होगा, ये वेवलेंथ तो मैं पहले काउंट कर चुका हूँ, राइट। तो मुझे क्या चाहिए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेवलेंथ वाले या डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोन कितने एमिट हो रहे हैं, ये काउंट करना होता है। समझ में आया क्या? चलिए फिर आप एक काम करो, इसी में थर्ड पार्ट लिख लेते हैं, शायद अब आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। तो थर्ड पार्ट, इफ़ नंबर ऑफ एटम इज़ 3, अगर नंबर ऑफ एटम 3 है तो इसके लिए आपको कैलकुलेट करना है, ज़रा काउंट करें आप। अगर नंबर ऑफ एटम 3 है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोन कितने एमिट होंगे आपको ट्राई करना है, बताएं ज़रा। खुद से आप वीडियो पॉज करके रफ में सॉल्व करें, फिर आप सॉल्यूशन देखें, ठीक ना। तो अगर नंबर ऑफ एटम अगर 3 है तो देखो क्या हो सकता है, मान लीजिए 5, 4,
3 2 1 आपके पास 3 एटम है, तो मैं यहाँ पे 3 एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। 5 4 3 2 1, फिर से 5 4 3 2 1। सब में n=5 में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक, तो क्या हो सकता है, देखिए पहले वाले में तो आप मैक्सिमम फाइंड कर लो यार। 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। तो यहाँ से जो वेवलेंथ ऑफ फोटोन मिलेगा ये मान लेते चलो λ1 है। यहाँ से जो मिलेगा ये हो जाएगा λ2। यहाँ से जो होगा ये मान लेते हैं λ3। यहाँ से 2 से 1 में जो होगा ये मान लेते हैं λ4। अब आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोन इसमें चाहिए, तो आप ये भी मान लो 5 से 3 और 3 से 1। ये आपको 2 टाइप्स मिल गए यहाँ से। ये डिफरेंट वेवलेंथ होगा इसका, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस डिफरेंट है। तो λ5, इस वाले का वेवलेंथ λ6। अब थर्ड एटम में सोचो कि जो डिफरेंट हो, तो क्या दिख सकता है आपको। 5 से 2 मान लेते हैं, राइट। ये वेवलेंथ अभी अपन ने काउंट नहीं किया, तो ये λ7। लेकिन 2 से 1 वाला, यार 2 से 1 वाला तो सेम ही दिख रहा है मुझे। ये तो λ4 ही है, राइट। तो ये मुझे काउंट फिर से नहीं करना है। तो कितने मिल गए, 4 + 2 6 + 1 7 मिल जाएंगे। कोई ऐसे भी सोच सकते हैं 5 से 4, ये तो काउंट कर चुके हैं। 4 से 1 ये भी डिफरेंट मिलेगा। तो या फिर 5 से 4, 4 से 2, 2 से 1, अब कोई भी देख सकते हैं। तो यहाँ भी 5 से 4 वाला तो हम काउंट कर ही चुके हैं, 2 से 1 वाला काउंट कर चुके हैं। तो डिफरेंट टाइप का फोटोन आपको यहाँ से एक ही मिलने वाला है। तो 4 यहाँ से मिलेगा डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोन, 2 यहाँ से मिलेगा, 1 यहाँ से मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड विल बी 7। क्लियर है। चलिए, और हाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, और प्रॉब्लम में आपको सिर्फ ऐसे लिखा हो कि इफ़ एन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम 4 to 1, लेट्स से फाइंड नंबर ऑफ रेडिएशन। नंबर ऑफ एटम के बारे में और कुछ भी मेंशन नहीं है। आपको मानना है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम है। अगर जब तक यहाँ पे जैसे मैंने प्रॉब्लम में इफ़ नंबर ऑफ एटम इज़ 1, अगर ये स्टेटमेंट नहीं लिखा है कि नंबर ऑफ एटम कितने हैं, तो आपको क्या मानना है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम है। उस केस में फॉर्मूला n × n-1/2 वाला, Δn × Δn + 1/2 वाला फॉर्मूला यूज़ करना है बाई डिफ़ॉल्ट। समझ में आ रहा है। तो चलिए फिर एक और प्रॉब्लम लिखते हैं। लिखिए कि इफ़ एन इलेक्ट्रॉन makes transition from let's say 6th state to ground state, find if an electron makes transition from 6th state to ground state, find, तो फर्स्ट पार्ट, फाइंड फर्स्ट नंबर ऑफ रेडिएशन, फाइंड फर्स्ट पार्ट नंबर ऑफ रेडिएशन present in Paschen series, और सेकेंड आप ये लिख सकते हो नंबर ऑफ रेडिएशन प्रेजेंट इन इंफ्रारेड रीजन।
ये देखते हैं किसके पास दिमाग है। अगर 6 स्टेट से ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है तो नंबर ऑफ़ रेडिएशन प्रेजेंट इन पास्टन सीरीज़ में कितने होंगे, और सेकेंड है नंबर ऑफ़ रेडिएशन प्रेजेंट इन इंफ्रारेड रीजन। नंबर ऑफ़ एटम के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ एटम्स हैं वहाँ पे। चलिए अब 2 मिनट्स के लिए अब ट्राई करें ये। चलिए आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा, राइट। देखिए अब मैं आंसर अब इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आप खुद का मैच करना। इनकेस अगर आपने अभी तक सॉल्व नहीं किया तो प्लीज़ आप खुद से वीडियो को पॉज कर लें और सॉल्व करने के बाद थोड़ा सा सोचो, आप 3-4-5 मिनट्स के लिए सोचो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बाद ही आप सॉल्यूशन देखें, ठीक ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि क्या करना है आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 6 स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जंप कर रहा है, ठीक। अब सोचो यार ये 6th स्टेट है, 6th के बाद मान लो यहाँ पे 5 है, 4 है, यहाँ पे फिर 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। अब 6 से जंप करना है और ऐसे बहुत सारे एटम हैं, ठीक ना, सब में n=6 में इलेक्ट्रॉन है। पहला प्रॉब्लम तो ये पास्टन सीरीज़, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि पास्टन सीरीज़ क्या होता है। तो पास्टन सीरीज़ मीन्स लाइमन, फर्स्ट में है तो लाइमन, सेकंड में है तो बाल्मर, थर्ड में तो पास्टन। मीन्स 3 में कहीं से भी इलेक्ट्रॉन 3 में जंप करे, इसे मैं बोलूँगा पास्टन सीरीज़। तो देखो कोई एटम होगा जिसमें 6 से डायरेक्टली 3 में जंप कर सकते हैं, पॉसिबल है, एक तो ये मिल जाएगा। फिर से मान लो कि 6 से 5 में इलेक्ट्रॉन जंप करता और 5 से 3 में जंप करे अगर, तो भी ये पास्टन सीरीज़ है। तो एक तो ये मिल गया, और किसी एटम में मान लो 6 से 4 में जंप किया इलेक्ट्रॉन, तो ये तो पास्टन सीरीज़ नहीं है, लेकिन हाँ 4 से 3 में जंप करे ये भी पास्टन सीरीज़ है। तो कितने मिल गए पास्टन सीरीज़ में रेडिएशन, 3 रेडिएशन पास्टन सीरीज़ में है। क्लियर है। सेकेंड पार्ट के लिए इंफ्रारेड रीजन, देखो फर्स्ट वाला यूवी रीजन होता है, सेकेंड वाला विजिबल होता है, और थर्ड इंफ्रारेड, फोर्थ भी इंफ्रारेड, फिफ्थ भी इंफ्रारेड, और सिक्स्थ में भी कहीं से आ रहा है तो भी इंफ्रारेड होता है। तो अपने को क्या करना है, चलो मान लो फिर से मैं सेकेंड के लिए ड्रॉ करता हूँ। 6, 5, 4, 3, 2 एंड हियर इज़ 1। मुझे क्या करना है कि इंफ्रारेड रीजन में कितने रेडिएशन प्रेजेंट हैं। तो देखो यार 6 से 5 में अगर जंप करेगा तो ये इंफ्रारेड में होगा, काउंट करना पड़ेगा। 4 में भी अगर है, 4 में भी कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो भी ये इंफ्रारेड में होता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। तो मान लो 4 में आने की क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कैसे 6 से 4 में आ सकता है या 5 से 4 में आ सकता है, ये भी इंफ्रारेड है। या 3 में कहीं से भी इलेक्ट्रॉन जंप करके 3 में आ जाए तो भी इंफ्रारेड होगा। तो देखो क्या क्या मिल सकता है, 6 से 3 में जंप करे तो भी इंफ्रारेड, 5 से 3 में जंप करे तो भी इंफ्रारेड, 4 से 3 में जंप करे तो भी इंफ्रारेड है। तो इंफ्रारेड में टोटल कितने रेडिएशन आ रहे हैं, 6 रेडिएशन इंफ्रारेड रीजन में आ रहे हैं। क्लियर है क्या? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इनकेस नहीं समझ में आया तो फिर से आप ये लेक्चर फिर से देखो, ये वाला पॉइंट, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम अपन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए कि
लिखिए इन अ हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रम, in a hydrogen like spectrum electron mix transition from nth state to ground state, then 6 different types of photon are observed। फिर से बोलता हूँ कि इन अ हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रॉन मिक्स ट्रांजिशन फ्रॉम nth स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, देन 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोन आर ऑब्जर्व। फिर आगे इसमें कि इफ़ सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी, if second excitation energy is 193.4 electron volt, if second excitation energy is 193.4 electron volt, then first identify the sample, सेकेंड पार्ट है फाइंड एक्साइटेड स्टेट, एन, आपको एन का वैल्यू फाइंड करना है। थर्ड फाइंड आयोनाइजेशन एनर्जी। फोर्थ फाइंड binding energy of third state। fifth shortest and longest wavelength belonging to above transition। जो भी ट्रांजिशन हो रहा है इसमें शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फाइंड करना है। एंड सिक्स्थ है फाइंड डिफरेंस बिटवीन wave number of, find difference between wave number of second line of Lyman series and first line of Balmer series। चलिए जल्दी से लिखिए और जल्दी से ट्राई करें सॉल्व करने का।